तीरगी की भी कोई हद होती है आखिर मियां, सुर्ख परचम को जलाकर ही उजाला कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सत्ता से उतारने का पूरा इंतजाम कर लिया है। राहुल गांधी पहले भी तथ्यों और सबूतों के साथ बीजेपी पर हमला किया करते थे, लेकिन अब उनकी रणनीति में बदलाव आया है। राहुल ने तथ्यों और सबूतों को ऐसे वक्त में सामने रखना शुरू किया है जब उनसे निपटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। जैसे 22 अगस्त को राहुल ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी और मोहन भागवत सबके वीडियो एक साथ दिखाकर बता दिया कि इन लोगों का माइंडसेट लड़कियों के लिए किस तरह का है। आइए जरा देखिए इस वीडियो को। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट, और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक कल्चरल शॉक कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोलती हैं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये इंडिया में चल रहा है, बैठ रहा है, बहुत खतरनाक है, लेकिन ये भारत में नहीं, ये इंडिया में। तो मेरा सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने कोई रहस्य की बात दुनिया के सामने रखी है। ये सारे वीडियो पुराने हैं और जनता इन्हें कई बार देख चुकी है, लेकिन अलग अलग वक्त और मौकों पर इन वीडियो को देखकर थोड़ी बहुत चर्चा होती थी, फिर महिला सशक्तिकरण के 2-4 जुमलों के साथ बात वहीं खत्म हो जाती थी। ऐसे में बीजेपी को घेरना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि तब तक वो कोई दूसरा बेतुका मुद्दा चर्चा में ले आती। मगर पुणे में राहुल गांधी ने सारा नैरेटिव चेंज कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक बीजेपी और आरएसएस की टॉप लीडरशिप के उदाहरण सामने रखकर कहा कि हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, ये मनुस्मृति वाला हिंदुस्तान है, यानी बीजेपी सत्ता से हटे वो वाला हिंदुस्तान देश को चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि मनुस्मृति को लेकर भी आजादी के समय से कांग्रेस और आरएसएस के बीच संघर्ष चलता रहा है। आरएसएस यानी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बस चलता तो संविधान लागू ही नहीं होता इस देश पर और मनुस्मृति ही देश में लागू हो जाती। आरएसएस के इस एजेंडे को पूरा करने के लिए बीजेपी अब भी लगातार कोशिश कर रही है। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, इसीलिए नारा दिया था ताकि वो संविधान बदल सके। बीजेपी इसमें नाकाम रही, तो कभी संविधान हत्या विरोधी दिवस, तो कभी वंदे मातरम का कार्ड खेलकर कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताने की कोशिशें बीजेपी ने की और अब भी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी की चालों का जवाब देने की जगह उन मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला रहे हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं। पेपर लीक, बेरोजगारी, इन सब के साथ अब राहुल गांधी ने लड़कियों के हक की बात बिल्कुल नए अंदाज में उठाई है। राहुल मनुस्मृति का जिक्र कर सीधे उस जड़ पर प्रहार कर रहे हैं जहां से लड़कियों को लड़कों के नीचे रखने और समाज में दबाने की शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने किस तरह लड़कियों से कहा है कि उनका अपना अस्तित्व है और वो किसी की जागीर नहीं है। आइए जरा देख लीजिए और सुन लीजिए। नाउ एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen,
who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these three. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. तो राहुल गांधी ने इस बार बीजेपी की जड़ पर तगड़ा वार कर दिया है, ऐसा वार जिसे रोकने के लिए बीजेपी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब तक हमने देखा है कि बीजेपी नैरेटिव तैयार करती थी और राहुल गांधी उसे काउंटर करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बाजी पलटने के लिए अपना तरीका ही बदल दिया। बीजेपी के लिए राजनीति का मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उग्र राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का गौरवगान, यही सब है। राहुल गांधी ने बीजेपी को इस बार उनके सिलेबस के बाहर के सवालों में उलझा दिया है और बीजेपी को बताना ही पड़ेगा कि अब उसके लिए संविधान प्राथमिकता है या मनुस्मृति प्राथमिकता में है। अगर संविधान प्राथमिकता है, प्रायोरिटी में संविधान है, तो फिर पीएम मोदी को केवल लड़कियों के गाली देने से शौक क्यों लगा? लड़कों के लिए यही बात उन्होंने क्यों नहीं की? बीजेपी को बताना पड़ेगा कि अगर संविधान प्राथमिकता में है तो मोदी और अमित शाह एक भी दिन सदन में आकर क्यों नहीं बता पाए कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए? बीजेपी को बताना पड़ेगा कि एक साथ दो पीढ़ियों यानी जेन जी और जेन अल्फा को शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा है। क्या यही उसके 12 सालों के शासन का हासिल है कि उसने देश के बच्चों को संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया? ऐसे सारे सवाल अब देश में गूंज रहे हैं और मोदी और शाह अपने आंख कान बंद कर लें, फिर भी यह गूंज उन्हें चैन से बैठने या सोने नहीं देंगी। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या राहुल ने मोदी की कुर्सी इस कदर हिला दी है कि कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार, और साथ ही यह भी समझेंगे कि छात्रों की गूंज का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। अब तक राहुल गांधी ने कुल 4 छात्रों की गूंज कार्यक्रम किए हैं। 17 जून को कोटा में, 17 जुलाई को देहरादून में, 8 अगस्त को प्रयागराज में और फिर 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया है। और इन 4 कार्यक्रमों से ही बीजेपी इतनी बुरी तरह हिल गई है कि अब उसे इस कार्यक्रम के पीछे विदेशी फंडिंग भी दिख रही है, देश विरोधी शक्तियां भी नजर आने लगी हैं। बल्कि बीजेपी इसे छात्रों की नहीं बल्कि पैसे की गूंज कह रही है। जरा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुनिए। राहुल गांधी, इनका कार्यक्रम ये मात्र एक इवेंट है। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को ये काम दिया गया है। आने वाली जो छात्राएं हैं वो केवल कांग्रेस के जो कॉलेजेस है, जिस कॉलेजेस का मैनेजमेंट कांग्रेस के नेताओं के पास है, वहीं से छात्राएं आए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। और आज तो उनकी पोल खुल गई जिस समय ये ध्यान में आया कि किस प्रकार से इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रहे, 30-30 हजार रुपए दे रहे और उनको ये कह रहे कि आप आइए और केवल पॉजिटिव दिखाइए, निगेटिव कुछ मत दिखाइए। और साथ साथ इतना ही नहीं, तो ऐसे भी अब मैसेजेस सामने आए हैं कि यहाँ पर बस रखी हुई है, इतने पैसे देंगे, आप 4 बजे से 10 बजे तक वहां आइए। ये एक इवेंट है, इस इवेंट को मैनेज करना चाहते हैं। और प्रीकर्सर टू दिस इवेंट कल उन्होंने एक और कार्यक्रम किया सीओईपी में, जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने हंगामा किया, एक कैंपस में धावा बोला, जिस प्रकार से छात्रों को पीटा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इवेंट की ही सोची समझी साजिश थी। जिस प्रकार से किसी पिक्चर को हिट करना है तो कंट्रोवर्सी निर्माण करो, उस प्रकार से सोच समझकर
ये कंट्रोवर्सी उन्होंने तैयार की है। मुझे ऐसा लगता है ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये राहुल गांधी का रीलॉन्च है। यहां फडणवीस के हाव भाव पढ़िए। आप बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट ना हो तब भी बता देंगे कि यह शख्स कितना हताश और परेशान लग रहा है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम बेहद सफल रहा। चलिए मान लेते हैं कि ये छात्रों की गूंज नहीं बल्कि पैसे की गूंज थी, तो फिर बीजेपी के पास तो कांग्रेस से कहीं ज्यादा पैसे हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के पास कुल बैंक बैलेंस और नकदी लगभग 10,107 करोड़ रुपए है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास लगभग 133 करोड़ रुपए है। मतलब बीजेपी के पास कांग्रेस से 10 गुना ज्यादा धन है, तो उसे किसने रोका है कि वो भी ऐसा कोई कार्यक्रम करे? आखिर मोदी ने रील्स बनाकर जेनजी से जुड़ने की शुरुआत तो की ही। अभी बीजेपी की नई टीम के साथ बैठक में भी यही तय किया गया है कि जेनजी से जुड़ेंगे। तो सवाल यह है कि कैसे जुड़ेंगे? उसे हिंदू धर्म की रक्षा और मुसलमानों से नफरत का पाठ नए सिरे से पढ़ाया जाएगा या उसके लिए पढ़ाई लिखाई के सही इंतजाम किए जाएंगे? दरअसल बीजेपी यही मानकर बैठी थी कि मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं, अमित शाह उनके सलाहकार हैं, सिपह सालार हैं, दाएं बाएं हाथ हैं, तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। मगर मोदी जो हैं वो अब क्या हैं, कहां हैं, उसको राहुल गांधी ने यहां पर सही नहीं बल्कि गलत साबित कर दिया है। जी हां, राहुल गांधी ने यहां बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को गलत साबित कर दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन उसके बाद पूरे मानसून सत्र में अमित शाह राहुल गांधी से भागते छिपते हुए दिखे। केवल आखिरी दिन लोकसभा में 2-3 मिनट के लिए वो आए ताकि वंदे मातरम खड़े होकर पूरा सुन सकें, और उसके बाद फट से ओम बिरला ने सत्रावसान यानी सेशन खत्म होने का ऐलान कर दिया। लेकिन अमित शाह के लिए असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, जो 21 अगस्त को हुई, और उसमें राहुल ने उन्हें बुरी तरह फेल कर दिया है। राहुल गांधी ने अब गुरिल्ला शैली में बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मतलब कब, कहां, किस तरह से राहुल का वार होगा, बीजेपी इसे समझ ही नहीं पा रही है। जैसे राहुल गांधी 21 जुलाई को अचानक पीएम हाउस के सामने धरना देने चले गए थे, वैसे ही 21 अगस्त को राहुल गांधी साहिल लोचब नाम के नौजवान के साथ संसद मार्ग थाने चले गए और 7 घंटे के धरने पर बैठ गए। आपको बता दूं कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल साहिल लोचब पैलेट गन से घायल हुए और इलाज के बाद वो 14 अगस्त से एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने चक्कर लगा रहे थे कि उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो राहुल खुद उनके साथ थाने पहुंच गए। राहुल के साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेता भी पहुंचे। थाने के बाहर जंतर मंतर जैसा माहौल बनने लगा। आखिर में पुलिस को साहिल के लिए एफआईआर लिखनी पड़ी। ये अमित शाह के लिए सबसे बड़ा झटका था। गृह मंत्री के तौर पर उनकी बड़ी कमजोरी देश ने देख ली कि उन्होंने देश की कानून व्यवस्था को कितना कमजोर बना दिया है। एक एफआईआर के लिए नेता प्रतिपक्ष को 7 घंटे धरने पर बैठना पड़ा। इस दौरान राहुल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें थाने में अमित शाह की फोटो पर राहुल गांधी ने सवाल किया है। जरा देखिए। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? थाने में अगर अपनी फोटो लगवाकर रसूख दिखाने का शौक है, तो फिर उसके साथ जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और यह बात बिना कहे राहुल गांधी ने देश को समझा दी। राहुल गांधी की यही राजनीति बीजेपी के डर का कारण बन गई है। वो अचानक ऐसे सवाल दाग देते हैं, ऐसे तथ्य सामने रख देते हैं जिनकी काट बीजेपी निकाल ही नहीं पाती। बीजेपी अब भी अपने घिसे पिटे तरीके पर चल रही है। विभाजन के नाम पर पंडित नेहरू और कांग्रेस को घेरना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लेना, यही बीजेपी करती है। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई तरीका ही नहीं है कि वो खुद को ऊपर दिखा सके। पिछले 20-22 सालों से बीजेपी ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सबसे पहला निशाना गांधी परिवार को ही बनाया। और 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपने आक्रमण राहुल गांधी पर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिए। लेकिन इसके बावजूद जनता अपना प्यार राहुल गांधी पर लुटाती रही, और यह बात भारत जोड़ो यात्रा में साफ साफ नजर आई। और अभी जिन लड़कियों से मोदी और शाह घबराए हुए दिखे, वो कैसे राहुल पर अपना सारा प्यार और भरोसा जता रही हैं, उसके लिए ये 2 वीडियो जरा देख लीजिए।
राहुल का हाथ पकड़कर बिल्कुल उनसे सट कर खड़ा होना, राहुल से प्यार से गले मिलना, ये कोई मामूली दृश्य नहीं है। हमारे समाज में लड़कियां ऐसा प्यार और लगाव केवल उन्हीं से दिखाती हैं जिन पर आंख मूंद कर 100% भरोसा करती हैं, जिनके साथ खुद को एकदम सुरक्षित समझती हैं। ऐसा प्यार अपने पिता, भाई, अच्छे दोस्त के साथ ही दिखाया जाता है। अब बीजेपी में बैठे लोग सोचते रहें कि आखिर आज तक किसी भी लड़की का ऐसा कोई वीडियो नरेंद्र मोदी या अमित शाह के साथ क्यों नहीं आ पाया है। आम लोगों की बात तो छोड़िए, क्या बीजेपी की महिला नेताओं में से कोई मोदी और अमित शाह के साथ इस तरह फोटो खिंचा पाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन राहुल गांधी पर ऐसा भरोसा लड़कियां, महिलाएं, छोटी बच्चियां दिखा पा रही हैं तो केवल इसीलिए कि वो उन्हें अपना मानती हैं। राहुल का छात्रों की गूंज अगर बीजेपी के आरोपों के मुताबिक वाकई पैसों की गूंज होता तो वहां ऐसा अपनापन और भरोसा देखने को नहीं मिलता। दरअसल इस अपनेपन का भी एक अहम कारण है। आजाद भारत में आज से पहले कभी किसी नेता ने इस तरह लड़कियों को सशक्त करने की बात नहीं कही जैसी राहुल गांधी ने कही है। लाखों बार महिला सशक्तिकरण की बात होती रही है। बीजेपी के लिए तो महिलाएं वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं रही, इसीलिए कभी मातृशक्ति तो कभी लाडली बहन के नाम पर उन्हें कुछ रुपए थमाकर बीजेपी उन्हें सशक्त करने की बात कहती है। मगर राहुल गांधी जैसा सवाल बीजेपी कभी नहीं कर पाई कि आप केवल मां, बहन, बेटी या पत्नी ही क्यों रहें। आपका महत्व केवल इन रिश्तों से नहीं है, बल्कि इनसे बढ़कर आपकी अपनी अलग पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व है। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज में महिलाओं की बराबरी का एक ऐसा राग छेड़ दिया है जिसके सुर पकड़ पाना दरअसल बीजेपी के लिए लगभग नामुमकिन है। अगर बीजेपी ऐसी कोशिश करेगी तो उसके पुराने तार सब टूट जाएंगे, क्योंकि आरएसएस लड़के और लड़कियों की ऐसी बराबरी कभी मंजूर नहीं करेगा। संघ हिंदुस्तान को मध्य युग में ले जाने का हिमायती है, जहां वर्ण व्यवस्था भी चले और मनुस्मृति भी मान्य हो। लेकिन राहुल गांधी ने एक नए किस्म की आजादी का ख्याल नई पीढ़ी के साथ साझा किया है। बीजेपी चाहकर भी इसे काउंटर नहीं कर पाएगी। अगर बीजेपी राहुल के इस ख्याल का विरोध करेगी तो लड़के लड़कियों की गैर बराबरी को बढ़ावा देगी, जिसे नई पीढ़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, माहौल ऐसा है कि राहुल गांधी इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कड़वी सच्चाई बन चुके हैं और उनसे मुकाबला करने के सारे हथियार पुराने पड़ गए हैं। समय का पहिया अब उस जगह पहुंच चुका है जहां सत्ता में बदलाव साफ नजर आ रहा है। खैर, शायर आदिल मंसूरी ने ठीक ही फरमाया है कि मेरे टूटे हौसले के पर निकलते देखकर उसने दीवारों को अपनी ओर ऊंचा कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।